दोस्तों नमस्कार। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं बहुत मशहूर फाइट वुमेन गीता टंडन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत श्री अकाल सबको। गीता जी, आपको फाइट मास्टर कहूँ कि फाइट वुमेन कहूँ कि फाइटर कहूँ? स्टंट वुमेन बोलो। स्टंट वुमेन बोलूँ? यस। यानी वो जो आमतौर पर फिल्में देखने वाले लोग हैं उनको समझाने के लिए बोलूँ कि जो मोटरसाइकिल पे उड़ते हैं, हाँ जो जी, लोगों हाँ को जी। मारते हैं, आग में से निकल जाते हैं, हाँ जी, वही वही। आप ये सब करती हैं? हाँ जी। तो आपको यही डर है नहीं हमारा। लगता? डर तो दुनिया से लगता है, काम से मुझे थोड़ा कम लगता है। अच्छा चलिए, ये पूरी जो आपकी यात्रा है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं बचपन से। यस। गीता टंडन कहाँ की रहने वाली है? गीता टंडन है तो बॉम्बे में ही रहने वाली। अच्छा। बस मेरे पापा हैं पंजाब से, लुधियाना। मेरी मम्मी पश्चिम बिहार दिल्ली से। अच्छा। तो उन दोनों में कहीं प्यार व्यार हुआ होएगा या रिश्तेदारी में शादी हो गई। एक दूसरे को देखा। मेरी पापा और मम्मी की शादी दिल्ली में हुई। फिर दिल्ली से मेरे पापा बाहर निकले काम करने। मेरी बहन दिल्ली में पैदा हुई। फिर उसके बाद में मेरे पापा निकले कोटा। मतलब मेरे पापा बहुत बड़े सिंगर हैं, सिंगर थे। अच्छा। शुगली महाराज। ओके। उनका बॉम्बे में बहुत नाम था, दिल्ली में बहुत नाम था। तो वो काम करने निकले कोटा। शादी होने के बाद, मेरी बहन होने के बाद। फिर मैं जब कोटा में पैदा हुई उसके 1 महीने में ही हम लोग शिफ्ट हो गए बम्बई। अच्छा। तब से बम्बई ही है। जब से मैं पैदा हुई हूँ 1 महीने की, मेरे दोनों भाई भी बॉम्बे में ही पैदा हुए हैं। तो इसका मतलब गीता टंडन मुंबई में पली बढ़ी हैं। यस, पूरा मुंबई। तो फिर तो फिल्म इंडस्ट्री आसपास थी और इसीलिए आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पापा वैसे तो लोगों के घर में जगराते करते थे। हाँ, मेरे हाँ। पापा गुरु थे। जी। तो बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, शक्ति कपूर, कुकू कोहली, ऐसे इन सबके यहाँ मेरे पापा जगराते करते थे। लेकिन पापा ने कभी हमको इंडस्ट्री नहीं दिखाई। लेकिन गाने का शौक लग गया आपको? हाँ, मेरे पापा सिंगर हैं। सिंगर थे मेरे पापा, मेरी बहन। तो ऐसा तो इतनी अच्छी आवाज़ है नहीं, लेकिन मुझे शौक है गाना गाने का बहुत। अच्छा। तो बम्बई में आपका बचपन बीता और पढ़ाई लिखाई भी यहीं पर हुई? हाँ जी, मुंबई से शुरुआत हुई। पढ़ाई लिखाई इतनी हुई नहीं, क्योंकि जिस माहौल में लाइफ चल रही थी, तो मेरी मम्मी, जब मैं 4th में थी तो मेरी मम्मी भगवान के पास चली गई। तो फिर हम 4 बहन भाई। तो उसके बाद फिर लाइफ थोड़ी चेंज हो गई। मम्मी थी तो हमारी लाइफ बहुत फैंटास्टिक थी कि उस टाइम हमारे घर में टीवी हुआ करता था, फ्रिज हुआ करता था उस टाइम। बिल्कुल। फिर और हम लोग ऐसे रहते थे कि बहुत मतलब एकदम अपर क्लास होती है ना, वैसे रहते थे हम लोग। खाना पीना, स्कूल की सब अच्छी इंग्लिश मीडियम भारतीय विद्यापीठ स्कूल है जो न्यू बॉम्बे में, जी। वहाँ पर हम पढ़ते थे। फिर मम्मी जब एक्सपायर हुई तो दुनिया चेंज हो गई, बहुत चेंज हो गई। और फिर स्ट्रगल शुरू हुआ? हाँ, मम्मी के जाने के बाद ही हो गया। उससे पहले हमको कुछ नहीं पता था। एक वही समझ लो बचपन से ही हो गया। मम्मी मेरी, मैं 8-9 साल की थी तो एक्सपायर हो गई। फिर उसके बाद दुनिया पता चली असली होती क्या है। रिश्तेदार जो हमको हाथों में उठाते थे, उनने हमको कभी पलट के देखा भी नहीं। तो वही ऐसा ही होता है ना कि जब तक बड़े हैं तब तक ही, हाँ मेरा बेटा, मेरी बच्ची, जमीन पे पैर रखने नहीं देते थे हमारे, जब हम दिल्ली में जाते थे हर साल छुट्टियों में। बिल्कुल। फिर उसके बाद तो ऐसी दुनिया पलट गई कि उनने हमको मुड़ के देखा भी नहीं कि जी रहे हैं कि मर गए हैं, कि पढ़ाई कर रहे हो, कि तुम 2 लड़कियां हो, कि चलो हम ही तुम्हें रख लेते हैं। ये ऐसा कुछ सिस्टम हुआ नहीं है। यानी माँ का साया सिर से उठा बस तो जिंदगी बहुत बेरंग हो गई। साया उठा, नंगे हो गए, समझ लो। बिल्कुल। रिश्तेदार नंगे हो गए, साया हमारे सर से उठा, नंगे वो लोग हो गए। ने बताया कि किस तरह से बचपन में संघर्ष चल रहा था। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। क्या सबक जिंदगी ने सिखाया आपको? बहुत जल्दी काम करना शुरू कर दिया? काम तो मेरा बहुत बात की बात है। मेरी शादी 14 खत्म हो गई, 15 लगा हो गई। ओ। क्योंकि क्या होता है पता है, एक स्टोरी देखा जाए तो एक स्टोरी है ये, कि एक पिक्चर देख रहे हैं हम कि एक माँ मर गई, रिश्तेदार ने, किसी ने रखा नहीं। जो भी रखा, 2 रोटी खिलाने से पहले उनको चाहिए सबसे पहले कि हम काम करें। हाँ, जितनी काम करोगे उतनी रोटी मिलेगी, जितना काम करोगे उतनी भाजी मिलेगी।
तो वो हमने लाइफ में बहुत देखा है। मेरे चाचा, आज अगर वो लोग सुन रहे होंगे तो सच तो सुन ही लो कि उनने कभी भी हमको ऐसा भरपेट खाना नहीं दिया। अरे यार, हम खाने के लिए बहुत तरसे थे, बहुत ज़्यादा। हम त्योहार आते थे तो ऐसा लगता कि जल्दी जाएं, क्योंकि क्या होता था, रिश्तेदारों ने रखा नहीं तो मेरे पापा हमको भाड़े पे रखने लग गए दिल्ली में कहीं। तो फिर त्योहार आते थे तो ऐसा लगता था कि ख़त्म होए जल्दी, क्योंकि कोई खुशी नहीं, कोई लोग नहीं। क्योंकि हमारे घर में बल्ब लगाने के भी पैसे नहीं होते थे। तो आजू बाजू वाले बच्चे पूछते थे ना, तूने कौन से कपड़े लिए, तुम्हारे घर में क्या आने वाला है मिठाई। तो इसलिए ऐसा लगता था कि जल्दी जल्दी दिवाली खत्म होए, जल्दी जल्दी, मतलब ये दिन खत्म होए। क्या होता फिर हम नीचे उतरेंगे ना खुले दिल से, नहीं तो नीचे उतरेंगे तो बोलेंगे अरे अरे क्या मिठाई है, चल मुझे भी खिला तेरे घर की मिठाई, चलो पटाखे जलाते हैं, चल 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 क्या, चल जा कपड़े पहन के आ। तो हम लोग उतने दिन नीचे नहीं उतरते थे, क्योंकि मेरे पापा के पास इतना काम होता नहीं था। क्योंकि 4 बच्चे संभालना मतलब एक आदमी बहुत, आज शायद थोड़ा आसान होगा थोड़ा, लेकिन उस टाइम बहुत मुश्किल था। अब तो ऑप्शन ही इतने काम के। फिर वही त्योहार में ऐसा लगता था कि नहीं भाई खत्म करो। बहुत बहुत त्योहारों में हमने वो देखा है कि एक मिठाई भी, मतलब मैं बहुत लड़का टाइप थी ना, एकदम मैं बहुत बबली थी, तो लोग मुझे आजू बाजू में बहुत प्यार करते थे। तो मुझे बुलाते थे, टीना नीचे आ जा, टीना नीचे आ जा। मेरे घर का नाम टीना है। अच्छा। फिर बोलते थे आजा आजा यहीं खा ले, तो मैं नहीं खाती थी। मैं हाँ हाँ मैं ना घर पे जाके खाऊंगी आंटी, आप, मैं घर पे जाके खाऊंगी, क्योंकि मेरे बहन भाई ऊपर बैठे होते थे। हाँ, तो वो मुझे कुछ भी खाने के लिए देते थे ना, ऊपर लेके जाती थी। हाँ, क्यों इधर खाना, ऐसा बोलते थे वो लोग मुझे। नहीं आंटी मैं ऊपर जाके खाऊंगी, मुझे शर्म आती है। मुझे ऐसा झूठ बोलना पड़ता था। फिर मैं खाना ऊपर लेके जाती थी, तो हम चारों बहन भाई साथ में खाते थे। मैं इतना जमा कर लेती थी कि हम लोग चारों पेट भर के खाएं। ठीक है। ये दिन कब बदले फिर आगे क्या दिन तो बहुत टाइम बाद बदला। फिर ऐसा हुआ कि हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हो गए। मेरे पापा का दिल्ली में कुछ काम हुआ नहीं। फिर दिल्ली में मेरी मम्मी की एक बहुत पुरानी दोस्त थी, उनने मुझे देखा, बोला अरे मम्मी कैसी है। तो मेरे पापा ने स्टोरी बताई, मम्मी अभी रही नहीं, तो ये तू, मेरे पापा बोले तू बच्चे कैसे संभालेगा, बेटियां कैसे संभालेगा, तो शादी करवा दे इनकी। तो पापा ने बोला इसकी अभी उम्र ही क्या है, तो कुछ नहीं होता ना, बड़ी तो हो गई है ना, तो क्या फर्क पड़ता है, तेरे ऊपर से बोझ निकल जाएगा। ओहो। ऐसा मतलब लोग बोलते हैं। फिर उनने ही रिश्ता ढूंढा। उनने ही बोला ऐसे शादी कर ले, ये लोग के इतने सारे घर है, खाते पीते घर के हैं, लास्ट बेटा रह गया है। फिर उन लोगों ने मेरी शादी करवा दी। अच्छा। तो मैंने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शादी के बाद घर मिलेगा, टाइम टू टाइम खाना मिलेगा, दिन बदल जाएंगे, शायद दिन बदल जाएंगे। टीवी वही पहले वाला जो मैं 4th में थी तो हम अपने घर में टीवी देखते थे, वैसे दिन आ जाएंगे। हाँ, मैंने सोचा एक सास के तौर पे माँ मिल जाएगी। और मेरा तो थिंकिंग ये तो जिंदगी पलट गई। डबल भूखे रहते थे वो ज़्यादा सही था। ये तो ऐसी जिंदगी हो गई कि मेरी सोच के बाहर हो गई। बहुत दुख था ससुराल में। अरे बाप रे बाप, वो लोग पता नहीं कौन सी दुनिया के लोग थे। उनको ऐसा लगता था कि मतलब शादी है, उनका मतलब ऐसा था कि शादी का मतलब होता है देना लेना। तो मेरे पापा के पास तो कुछ था ही नहीं देने के लिए। भाड़े पे भी रहने के लिए उनकी इतनी प्रॉब्लम थी। शादी होगी, सोचा अच्छा होएगा। ये दौर ऐसा पलटी खाया कि रातों की नींद हराम होगी मेरी। शादी में मारा पीटी, मुझे तो कुछ साल समझ ही नहीं आई कि ये आदमी मारता क्यों है मुझे। आपने बताया कि बड़े लोग थे, अच्छा परिवार था, हाँ, कोई बड़े कमी लोग, नहीं थी, बड़े लोग। तो लेन देन की क्यों अपेक्षा थी, उनके पास तो भरपूर चीजें थी। क्या होता है पता है, आप उनको जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। क्या है, इंसान की लालच या एक दिखावा कभी खत्म नहीं होएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता था कि टाइम टू टाइम कुछ आए, त्योहारों में कुछ आए, या कभी कभी ज़रूरत पड़े तो उसका बाप हमें दे। तो ऐसा मेरे पापा की हैसियत थी नहीं। तो मैंने बोल दिया था कि फिर शादी क्यों की। पहले ही पता था ना कि हमारे बोल तो वैसे ही कुछ नहीं देने के लिए। पापा ने तो बोझ उतारा था सर से, सीधी सी बात। फिर इस चक्कर में लोगों ने बहुत मारा पीटी होती थी। कुछ साल मुझे समझ ही नहीं आई कि क्या हो रहा है मेरे साथ। सब लोग बोलते थे ऐसे ही होता है घरों में। मैंने बोला होता होएगा, मैं तो मार खा लेती थी। कभी पानी ज़्यादा पड़ गया भाजी में, कभी कोई आया तो मैंने चाय नहीं बनाई, कोई आया तो मैंने रोटी नहीं बनाई, क्योंकि मैंने कभी सीखा ही नहीं था कुछ। मेरी बड़ी बहन ही काम करती थी सब कुछ घर में। तो मुझे ऐसा लगा ठीक है यही लाइफ होगी।
फिर ऐसा लगता था भगवान कहाँ से कहाँ अटका दिया आपने, ऐसा मतलब भगवान मेरे दोस्त हैं अच्छा, बचपन से। तो उनसे बातें करती हैं आप? फिर क्या हुआ, फिर बोलने लगे बच्चा पैदा कर ले सुधर जाएगा पति, तो हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, बच्चा भी हो गया, तभी भी नहीं सुधरा। फिर बोले लड़का पैदा कर ले सुधर जाएगा, मैं चलो भाई तुम जो बोल रहे हो वही होने दो। फिर बेटा पैदा होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये कोई सुधरने विधरने वाला है नहीं। तब तक आपके सहने की भी इंतहा हो चुकी हो? बहुत ज़्यादा, इतना मार कोई नहीं कोई मारता नहीं है किसी को भी। कोई भी कारण नहीं होता था? कारण क्या होता था, मैं मेरी बहन आई तो तूने खाना क्यों नहीं बनाया, एक्चुअली मैं बना ही रही थी। मतलब मेरी जेठानी बोलती है तू भाजी बना ले मैं रोटी बना लेती हूँ, तो वो पलटी खा गई। उस दिन उसने बोला खाना लगा दो, मेरी ननंद लोग ने बोला, मैं हाँ ठीक है दीदी लगा देती हूँ। तो मैंने जेठानी को बोला आपने रोटी बना ली क्या, नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं थी मैंने नहीं बनाई। मैं दीदी पहले बोलना चाहिए था ना आपको, मैं बना लेती। फिर जब मैं बनाने लगी तो बोला तूने मतलब कैसे होते हैं कि तूने रोटी क्यों नहीं बनाई, मेरी बहन आई तो तू चिढ़ रही है। मैं ऐसा मेरा नेचर है ही नहीं ऐसा चिढ़ने बिड़ने का। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है मैं बना देती हूँ अभी। तो उस चक्कर में मारा। दिवाली में किसी ने बोल दिया तेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, बच्ची है दिख रही है बहुत प्यारी है, तो मारा। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी करना क्या, मैं इतना डरती थी। मतलब ये जिंदगी ऐसी निकल गई वो वाली। लेकिन फिर क्या हुआ, आखिर आपने कोई फैसला लिया? हाँ भाई, फिर आखिर में मैंने बोला ये लाइफ नहीं चाहिए मुझे मेरे बच्चों की लाइफ वैसी नहीं करनी जो हमारी हो चुकी है। क्योंकि मेरी मम्मी मरी उसके बाद ही हमारा लाइफ बदला। फिर क्या, 2 बच्चे हुए, मैंने सोचा एक दिन बैठ के मैं इनकी ज़िंदगी में ख़राब नहीं करना देना नहीं चाहती। क्योंकि मैंने मेरी सास को बोल दिया था उनके मरने से पहले, मम्मी मैं यहाँ रुकूंगी नहीं। तो उनने मुझे बोला था बेटा देख ठीक है तेरा डिसीजन, लेकिन कभी बच्चे छोड़ के जाना नहीं। उनकी और मेरी लास्ट डिस्कशन हुआ था ये। तो मैंने नहीं मम्मी बच्चे छोड़ के जाके मुझे कहाँ किसी से शादी करके रंगलियाँ मनानी है। मतलब मुझे कौन सी अपनी खुशी के लिए जाना है। मुझे सिर्फ ये है कि जब मेरी मम्मी मरी थी ना, तब रिश्तेदार सिर्फ बोलने के लिए होते हैं। जब तक कुछ आगे से मिल नहीं रहा होता रिश्तेदार होते नहीं हैं। वो तो बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जो होते हैं। तो उनको मैंने लास्ट बोल दिया था मैं रुकूंगी नहीं। फिर मेरी सास मरने के बाद मैंने घर छोड़ने का फैसला किया। लेकिन क्या करना था जिंदगी में, कोई रास्ता तो था नहीं? नहीं रास्ता तो था ही नहीं, मेरे आगे सिर्फ ब्लैंक था। तो भी आपने ये फैसला कर लिया? हाँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मुझे जाना ही जाना है। पता नहीं क्यों, मैंने भगवान को कहा था जाना तो है। और भगवान तो आपके दोस्त हैं? मेरे बहुत बेस्ट दोस्त हैं। फिर क्या हुआ, फिर तो ऐसा हो गया कि लाइफ में बोलने में बहुत चीज़ें आसान लग रही है, लेकिन उस टाइम जो मेरे ऊपर बीती है मुझे मालूम है। नहीं, मैं आपके एक्सप्रेशंस देखकर ये समझ पा रहा हूँ कि मेरे इन सवालों से आपका जो दर्द है वो पूरा आपके जहन में चल रहा है। हाँ। और हम अपने सुनने वालों को ये बताना चाहते हैं कि जो लोग ज़िंदगी में बहुत संघर्ष से ऊपर आते हैं वो तरक्की पाते हैं। और इसकी मिसाल गीता टंडन है। शुक्रिया कि आप इंटरव्यू ले रहे हो मेरा, पूछे। मतलब मुझे ऐसा आज अभी भी ऐसा फील होता है कि क्या बात है, मतलब भगवान ने इतना साथ दिया है कि पता ही नहीं है। विनोद खन्ना का गाना है ना लगी आग सावन की, वो मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। चांदनी फिल्म का गाना। हाँ, बहुत साल हो गए मैंने मम्मी का कभी नाम नहीं लिया। मेरी मम्मी रेनू टंडन। हाँ। सॉरी, रुक जाए, बहुत साल हो गए ना। पानी पियो। थैंक यू। टिश्यू मंगाना। ठीक हो आप? हाँ, मैं जब भी मम्मी का नाम लेती हूँ तो थोड़ा नहीं, मैं समझता हूँ, रिलैक्स। हाँ जरूर ऐसा होता है। टिश्यू। नहीं ठीक है सब ठीक है, आराम से। और पानी मंगाओ। अरे नहीं आई एम फाइन। क्या होता है कभी माँ लोग होते हैं ना बहुत, नहीं मैं आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दिस यार, ऐसा मत ये मम्मी ना बहुत अलग चीज़ होती है, कभी मिला ही नहीं है। ठीक है, मैं ज़्यादातर रोती नहीं हूँ। नहीं अरे यार, ये मैं समझ सकता हूँ। इसलिए मम्मी डैडी की बात आती है ना। हाँ, नहीं मुझे अंदाज़ा था। तो भी मैंने कंट्रोल किया। ठीक है, अभी क्या होता है अपन स्ट्रगल करते हैं बहुत। मंगे जी इधर आओ।
इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, एक बात बताता हूँ, इधर आओ। बताओ। ये मेरा दोस्त है ना, आओ इधर बैठो 1 मिनट को। बैठो बैठो, आज अपना ही टाइम है भाई। नहीं टाइम है, देखो अभी अभी देखो। ये भाई ने हाल में अपनी मम्मी को खोया है ना। 1 साल हो गया। अभी थोड़े दिन पहले बोला कि मेरे को बहुत दुख होता है कि कई चीजें रह गई। इतने साल माँ का साथ था सोचो, ना, तो इतने कभी- साल ना। हाँ, तो मैं तो 8-9 साल की थी। क्या सोच, ऐसा होता है ना, इसलिए मैं समझ रहा हूँ यार, मैं बहुत अच्छे से समझ मैं रहा हूँ। वही सोच के मैंने अपनी जिंदगी का जो फैसला किया था ना, मैं अपने बच्चों को, देखो अभी तो बड़े हो गए हैं, आप कुछ भी करे कोई टेंशन नहीं, बट मैं वो वाला दौर नहीं चाहती थी। गजब की हिम्मत है यार, गजब की हिम्मत है। आप सही मायनों में एक बहुत ब्रेव वुमेन हो, मानना वो पड़ेगा। तो चलो बेचारी हर औरत होती है, लेकिन वो ना रुकना है, फैसला बाहर नहीं चले? कर पाती। नहीं बाहर नहीं, चले? ठीक लग रहा है? आई एम फाइन। मैं बहुत कम रोती हूँ। चलो बाहर चलते हैं, अरे नहीं नहीं, ठीक है 5 ठीक है, मिनट बाद आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं हाँ चलेगा। नहीं, आई एम फाइन। कंटिन्यू करेंगे, शी इज अ फाइटर। हाँ, मैं कंटिन्यू करूंगी। नहीं, और मुझे लगता है कि एक सक्सेस होने के बाद हमें लगता है कि ये सक्सेस देखने के लिए वो अगर अभी रहती अरे तो बेटर रहता। मैं बोलती ना, वो ना पूरे एरिया में ना हर रोज मिठाई बांटती। हाँ आज मेरी बेटी का ये देखो, ये दो फोटो आई है, ये देखो एल्स में आया है, वो दो टीवी में आ रही है। हाँ, मुझे मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी क्या होती है है? माँ, ऐसी होती है यार। जैसे कि आज भी मैं शायद मैं अपने बच्चों को बता नहीं पाती कि वो जब तरक्की करते हैं ना, वो अंदर ही एक फूल खिल जाता है, लेकिन क्या होता है मैं क्या नहीं बता बात बोल पाती। रही है यार ये। होता है, लेकिन क्या है, मैं ना बहुत मैन जैसी रही हूँ, तो शायद मैं उनको ना वो चीज़ नहीं बता पाती हूँ इमोशनल, तो उसकी कमी है मेरे में। मैं आपको सुन रहा हूँ तो मेरा भी जो स्टार्ट हुई है जर्नी वैसे ही ऑलमोस्ट। लेकिन सोचो ना, आपकी मम्मी, फैमिली से हम लोग जब आते हैं, मैं इसलिए मंगेश को बुलाया। ये स्टेज पे बहुत हमें वो लगता है कि यार अभी तो हाईली अबेंडेंस लाइफ जी रहे हैं, बट वो लोग हमारे साथ नहीं है ना, वो तो लगता ही हाँ होते ना, तो उनको एक अलग ही, जैसे आज के टाइम पे बच्चे लोग माँ बाप की सुनते नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ, ये दौर जो बच्चे 80 तक पैदा हुए ना, 80-90 के बीच में, उसके बाद ये दौर खत्म है। माँ बाप की कोई इज्जत नहीं है। वो बड़े हो गए, उनको लगता है कि हम ही स्टार हैं। लेकिन 30 साल के बाद पता चलेगा। वो तो है। या नहीं, अपन कंटिन्यू करते हैं, मैं सही हूँ। ठीक है, जस्ट रिलैक्स। हाँ आई एम फाइन। याद आ जाती है ना कभी कभी, तो जरूरी है यार, वो भी एक्सपीरियंस आ रहा और जो अंदर की बातें और पता है आपको, मैं कभी भी अपने बच्चों के सामने भी ये चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करती, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो मुझे बहुत स्ट्रांग समझते हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अब चलो आगे। बाहर तो नहीं चला? नहीं नहीं, मैं वो वाला मैटर नहीं है मेरा। नहीं नहीं, मैं समझ गया। सॉरी, इतना टाइम हो गया। नहीं कोई बात नहीं। गीता, आपने मम्मी के लिए गाना सुनवाया, लगी याद सावन की फिर वो झड़ी है। हाँ, और माँ को याद करके वो कौन होगा जिसकी आंखों से आंसू न छलक जाए, है ना। तो आपके सामने कोई रास्ता नहीं था और आप घर से निकल पड़ी। फिर बस तब तो वो टाइम, पता नहीं मैं कैसे आपको बताऊं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, शायद इसलिए आज मैं इतनी स्ट्रांग हूँ ना। कहाँ गई, क्या किया? अरे ऐसे? बहुत मैंने क्या बोलूँ तुमको मैं, कि मैंने इतने इतने घर ढूंढे ना, किसी ने मुझे रखा नहीं। मेरी एक बहन ने रखा था थोड़ा टाइम, लेकिन मेरे ससुराल ने उधर आके बहुत मारा पीटी, उनका ऑटो जला दिया था, वो सब किया था। तो भी मतलब मैंने क्या नहीं किया, मतलब आप सोचोगे कि भगवान ने मुझे हमेशा इतना सपोर्ट किया है ना, कि ऐसा भी टाइम आ गया था कि लोग बोलने लग गए थे कि ये एक अंकल है, उनकी बीवी बहुत बीमार है, तो तू उनकी कीप बन के रह जा, वो तुझे घर भी देंगे, बच्चों की पढ़ाई भी देंगे। मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश। वो तो दुनिया है, क्या कर सकते हैं अपन। मैं गुरुद्वारे में भी रही हूँ अपने बच्चे लेके, लेकिन उधर भी ज़्यादा दिन नहीं रह पाई, क्योंकि वो बोले कि बेटा तुम यंग हो, कभी ऊंच नीच ना हो जाए, तुम सेटलमेंट करके अपने ससुराल जाओ। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत हुई है मेरे साथ। हाँ। बहुत। तो फिर आखिरकार काम कैसे शुरू हुआ? आखिरकार तो फिर जब बोलते हैं ना, ठान लेता है ना इंसान, तो वो कभी हार मान ही नहीं सकता है। बस ये है कि कभी भी अपने आगे ये मत दिखाओ कि मजबूरी, कि सब मुझे ना किसी का कंधा चाहिए या मेरी मजबूरी है। ये दो चीज़ अगर अपन ने छोड़ दी ना, फिर मुझे ऐसा लगता है इंसान
डट के जी सकता है। तो पहला काम क्या किया गीता टंडन ने? पहला काम मैंने पहले भांगड़े किए शादियों में। अरे बाप रे। क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे। हाँ हाँ। मैंने बहुत काम किया शादियों में, भांगड़े किए। तब मेरी पेमेंट आई थी 400 रुपये पहली। अच्छा। फिर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हाँ, पैसे क्योंकि आए। एक औरत 2 बच्चों के साथ पैसे कमाने की जो एक रास्ता मिल गया ना, मेरे लिए वो उड़ान थी। वो शायद वही समझ पाएगी जो मेरे महल से निकली है। फिर उसके बाद मेरा, बोलते ना काम को काम ढूंढता है। जब मैं जिसको काम करना होता है उसको काम मिलता है। ये बात बहुत सच है। जिसको दिल से काम करना होता है, किसी का सपोर्ट या कंधा नहीं चाहिए ना, उसको काम मिलता ही मिलता है। बस सही है। अपना डिसीजन एक ही होना चाहिए। हाँ। बस फिर मैं काम ढूंढती थी कोई भी। फिर शूटिंगों में भी भांगड़े होने लग गए, अच्छा। लोड़ी बनने लग गई, शादियों में भांगड़े, तो हम उसमें भी जाते थे। शुरू में कौन कौन सी वो फिल्में थी? शुरू में तो हम सीरियल करते थे, बालाजी के बहुत सारे सीरियल। अच्छा। उसमें लोड़ी बनती थी, पंजाबी परिवार होता था तो हाँ, शादी, हाँ। फिर बारात, तो उसमें हम लोग का 4-4 दिन निकल जाते थे शूटिंग में। और पैसे भी आ जाते थे। पैसे भी आ जाते थे। फिर हम लोग मीका सिंह के पीछे डांस करते थे जो पंजाबी, उसमें भी हम लोग स्टेज शो भी करते थे। दिलेर मेहंदी, मीका जी, उनके साथ भी पहले यही किया है सब, मैंने फोक डांस ही किया है। अच्छा। और इस तरह से फिर बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला चलने लगा। सिलसिला चलने लग गया। फिर ऐसा लगा नहीं अब थोड़े पैसे ज़्यादा चाहिए। फिर ऐसी शूटिंग पे कोई मिला कि मैंने बोला यार कुछ और काम तो बता इस लाइन में। तो उनने मुझे बताया स्टंट किया अगर लड़कियां नहीं है उसमें, तू थोड़ी बॉयज टाइप की है, मतलब थोड़ी तू रावड़ी है, तो खुले दिल की है, डरती हिम्मती नहीं है, है। हिम्मती है। तो मैंने बता दे भैया काम चाहिए मुझे। फिर ऐसे करते करते मुझे स्टंट के काम मिलने लग गए। पहला काम कब किसके साथ किया? पहले तो पता नहीं, वो तो मेरे लिए सब नए लोग थे जो आज मैं उनको जानती हूँ। पहला एक सीरियल था शकीरा, टीवी सीरियल था। अच्छा। पहला जिंदगी का। फिर उसके बाद बिंगो चिप्स किया मैंने। बिंगो चिप्स में मेरा मुंह भी जल गया था। कैसे? फायर शॉट था, बॉडी फायर शॉट। उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था ना। तो निकली तो फायर लगा के गोल गोल घूमना था कि मतलब ऐसा एक सीक्वेंस था कि बिंगो चिप्स खाते तो इंसान के अंदर आग लग जाती है। तो उनने ऐसा दर्शाया था, मतलब एक जिंगल बनाया था कि क्या है। फिर वो उससे मेरी बॉडी में जैसा उनने मुझे पूछा, मैं कर लूँगी। मैं तो नई थी तभी, अब तो मुझे चलो बहुत सा एक्सपीरियंस हो गया है। तब थोड़ा हवा के चक्कर में क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, उस चक्कर में मेरा मुंह, नाक, आईब्रो सब जल गई। फिर उसका इलाज करवाना पड़ा? हाँ ज़रूर। फिर जब मैं आई रिटर्न बॉम्बे, हम गए थे लद्दाख। फिर भी मैं रिटर्न बॉम्बे आई, फिर वो लोग ने मुझे इलाज के पैसे दिए। सब लोग बोलने लगे थे अरे मुंह जल गया, लड़की है कौन तेरे से फिर शादी करेगा, लड़की का तो फेस ही होता है। मैं छोड़ना, काम मिल गया बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हाँ, मैं तो ऐश्वर्या राय थोड़ा बनना है मुझे, काम बच्चे पालने। लेकिन तो भी दवाई ववाई की तो सब निशान विशान चले गए, तो भी मैं काम पे जाती थी। अच्छा। तभी भी मैंने वो कोई काम छोड़ा नहीं। मतलब मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग में बहुत हर्डल्स आ गए। पहले मुंह जला, फिर कमर टूट गई। ये कब हुआ? ये भी एक शॉट में हुआ था मेरे साथ। मुझे स्टार्टिंग में इतना नॉलेज नहीं हुआ करता था स्टंट का। कोई ट्रेनिंग तो ली नहीं थी? हाँ, कैसे लेंगे, इधर रोटी के पैसे नहीं थे तो ट्रेनिंग कहाँ से लेंगे। मेरी ट्रेनिंग ही मेरा काम है। फिर क्या, मेरी कमर फ्रैक्चर हो गई थी तो 3 महीने बिस्तर पे थी मैं। तब भी भगवान को बोला क्या चल रहा है भगवान, समझ नहीं आ रही है आप क्या कर रहे हो। फिर ऐसे करते 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 ठीक हुई। फिर वापस मैंने काम ज्वाइन किया। मैंने अपने योगा, फिजियो, ये सब करा करा के लेकिन ये काम को मैंने छोड़ा नहीं। छोड़ा क्या, मैंने अपने दिलो दिमाग में भी ये नहीं लाया कि मैं छोड़ूंगी। मैं ठीक होंगी वापस करूंगी, ठीक होंगी वापस करूंगी। क्योंकि इसके आगे मुझे ऐसा लगता है ये मुझे और कुछ आता नहीं है। और ठीक है, ये नहीं मिलता तो कुछ करते ही, जब ये मिला क्यों ना हम इसको ही अच्छा करें। कहाँ ढूंढने का, इतना कौन सा मेरा बाप दादा की प्रॉपर्टी थी कि मैं अपने चॉइस का काम करूं। मैंने अपना काम को ही अपना चॉइस बना लिया। अच्छा। तो फिर कमर टूटी, वो भी सही हुई, उसमें भी महीनों लग गए होंगे? 3-4 महीने, 6 महीने तो एग्जैक्टली लगे। घर कैसे चला? नहीं, हमारी यूनियन ने सपोर्ट किया था कि 15 डेज का हमको कुछ तो पैसा मिलता है, कुछ एक अमाउंट मिलता है। सपोर्ट मतलब हमारे जो एसोसिएशन है उधर ऐसा है कि हमारे में एक रूल्स है, जिसको अगर ऑन सेट कुछ लग जाए तो उसको पैसे मिलते हैं थोड़े बहुत, एटलीस्ट घर चल जाए उसका, जितने दिन बेड पे है या काम नहीं कर सकते, तो पैसों से घर चलाया फिर मैंने थोड़े दिन। अच्छा।
इसलिए तो फिर मैंने ये काम नहीं छोड़ा ना, क्योंकि ये काम ने मुझे छोड़ना नहीं, जो सच है। अगर मेरी कमर में लग गया, कोई मुझे नहीं पूछे, यही एसोसिएशन ने मुझे पैसे दिए ना, मतलब कैसे भी दिए, लड़के दिए प्रोड्यूसर से, लेकिन प्रोड्यूसर लोग भी अच्छे थे, उन्हें बिना लड़े पैसे दे दिए। तो ये काम ने मुझे नहीं छोड़ा, तो मैंने भी काम को नहीं छोड़ा ना, तो वही 3-4 महीने वही पैसों से मेरा घर चला। लेकिन कमर टूट जाने, चेहरा जल जाने के बाद ऐसा नहीं लगा कि ये तो बहुत खतरनाक है और मैं लड़की हूँ, मैं कुछ अच्छा काम कर लेती हूँ, ऑफिस में कुछ कर लेती हूँ? नहीं, ऑफिस में काम की मेरी हैसियत नहीं। तो ये नहीं लगा कि कोई ऑफिस का काम कर लेते हैं? मैंने क्या बोला, मैं डिग्री लेके, मेरे बाप दादों की डिग्री नहीं थी जो मुझे पढ़ा लिखा के दी हुई कि मैं ऑफिस में बैठ के काम कर लूँ। हाँ। और ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। काम, मैं 1-2 बार इंटरव्यू में गई थी तो वहाँ पर अच्छे लोग नहीं मिले थे मुझे। अच्छा। वहाँ पर थोड़े बेकार लोग मिले थे कि काम, वो इनडायरेक्टली काम की जगह कुछ और ऐसा तो अभी मैं डरी नहीं, मैं चल फूट यहाँ से, मुझे था ना तेरा काम करना है, मैं इधर काम करने आई हूँ। अगर ऐसे गलत काम करने होते तो फिर मैं क्यों इतनी रिस्क लूँ, औरत को तो वैसे भी इतने ऑप्शंस होते हैं। मैंने मना कर दिया, मुझे फिर ऐसा लगा नहीं, यही मेरे लिए है। मैंने पहले ही सोच लिया यही है मेरे लिए इंडस्ट्री, बॉलीवुड। चाहे मैं कैसे भी आई, इसमें स्ट्रगल करके आई, कमर टूटी, मुंह जला, लेकिन बॉलीवुड एक्शन में ही मेरे लिए काम है। तो इसके बाद कौन सा काम किया? बहुत काम किए मैंने लाइफ में, कॉर्पोरेट, लक पिक्चर, बाकी तो सीरियल इतने, सास भी कभी बहू के, सौभाग्यवती भव, मतलब इतने सीरियल लेके मुझे नाम भी इतने याद नहीं है, सब हम लोग बालाजी में सीरियल करते थे। मतलब बहुत अच्छा काम चलने लग गया था कि एटलीस्ट मैं अगर काम 1-2 महीना, जैसे अपना हमारा काम कैसा होता है, आज है 10 दिन है, कभी कभी 1 महीना भी नहीं होता है। बिल्कुल। तो वो 10 दिन के पैसे मैं इन्वेस्ट करके रखती थी, भाड़ा पहले दे के रख लेती थी कि कोई दरवाजे पे आके बोले नहीं। ये सब मैंने पूरा कैलकुलेट करके रखती थी मैं अपनी लाइफ में पैसा। सीरियल ज्यादा मिल रहे थे और सिनेमा का रास्ता खुल रहा था। हाँ, सीरियल में क्या था, सास भी कभी बहू में बहुत छोटे छोटे काम होते ही थे। फांसी ले ली, सीढ़ी से गिर गई, पोल्लू को आग लग गई, चलती गाड़ी में गिर गई, ये तो सीरियल के मुद्दे। उसने उसको पहाड़ से धक्का मार दिया ये सब हम करते हैं। तो अच्छा काम चलने लग गया था। और 1-2 बार तो मुझे ऑन सेट गुरु दक्षिणा भी मिली थी। जब मैं नवी नवी आई थी, एक शॉट मैंने बहुत अच्छा दे दिया, तो मेरे मास्टर जी ने मुझे 500 रुपीज़ दिए। फिर हमारे फाइटरों ने 100-100 रुपये दिए, मतलब गुरु दक्षिणा। मैं ले रही नहीं थी पैसे, उनने बोला बेटा ये गुरु दक्षिणा है, चुपचाप ले ले, बहुत अच्छा काम किया तूने। अच्छा। तो इस चक्कर में मेरा थोड़ा सा फिर नाम हो गया था काम के लिए कि डरती नहीं है, इसको तो बाइक चलाने भी आती है, ऐसा। अच्छा, अब हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि एक स्टंट वुमेन हीरोइन के बदले में लड़ाई करती है, वो हीरोइन की डबल है या वो क्या है? देखो हाँ, ये एक चीज़ क्लियर कर दूं मैं, स्टंट डबल और एक स्टंट, ये अलग अलग लोग हैं। ये अलग अलग चीज़ें। स्टंट डबल मतलब मैं किसी आर्टिस्ट का डबल कर रही हूँ शॉट देने के लिए। बिल्कुल। स्टंट का मतलब ये है कि जैसे कि ज़रूरी नहीं कि मैं किसी आर्टिस्ट का डबल कर रही हूँ। स्टंट में जैसे गांव वाले आग से कूद रहे हैं, पहाड़ से कूद रहे हैं, गांव वाले भगदड़ मच के एक दूसरे को टकरा के मर रहे हैं, बस से नीचे लोग गिर रहे हैं, वो स्टंट भी करते हैं हम। उसको स्टंट डबल नहीं बोलते, वो खुद का हम खुद कर रहे हैं। जैसे कि पानी में सब लोग गिर गए, लटक के लोग मर गए, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है। जैसे भगत सिंह में जो हमारे पंजाबी थे जो कुएं में गिर के औरतें मर गई, वो सब औरतें भी हम बनते हैं। मतलब स्टंट डबल, आर्टिस्ट का डबल, स्टंट मतलब अपना खुद का। तो दोनों काम आप करती हम हो? दोनों करते हैं। कभी एक्शन होता है तो शूटिंग पे भगदड़ में गिर जाओ, आग लग जाती है, ये सब होता है। तो कौन कौन सी हीरोइनों की डबल आपने किए हैं? मैंने साउथ की भी किया है, उनके नाम थोड़े कम जानती हूँ मैं। बाकी आलिया भट्ट, समंता, करीना मैम, दीपिका मैम एंड स्नेहा हुलाल, समीरा रेड्डी और अनु, क्या नाम है यार, शक्ति कपूर की बेटी है ना, क्या नाम है उनका, श्रद्धा कपूर।
बाकी ऐसी भी बहुत है जिनके नाम मुझे इतने याद नहीं है, बहुत है बहुत। और सीरियल में तो ऑलमोस्ट बहुत जन के, सास भी कभी बहू में साक्षी तलवार, सीरीज में भी साक्षी मैम, वो सब बहुत है। और भी हैं उनके नाम, ये जो मेन है इतने बड़े बड़े, उनके थोड़े बहुत याद है। अच्छा, अब मुझे फिल्मों में जो आपने स्टंट किए हैं ना, तो कोई बहुत यादगार और खतरनाक वाली घटनाएं बताइए एक एक करके। देखो स्टोरी तो बहुत है, छोटी छोटी, क्योंकि क्या होता है स्टंट करने चले तो जाते हैं हम, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत हार्ड होता है, हद से ज़्यादा हार्ड होता है। तो कभी कभी लड़के रेडी रहते हैं कि इससे नहीं होएगा तो मैं कपड़े पहन के दे दूंगा, तो वो कंपटीशन भी रहता है, उसमें भी मैं ऑलमोस्ट करने नहीं देती, मैं अपना काम खुद ही करती हूँ। जो बहुत हार्ड वाले स्टंट होते हैं, जैसे कि कार चेज होगी, हाइट से जंप हो गई, पानी में हो गया। कितनी ऊंचाई से आपने जंप किया है? मैंने बिना केबल 4 माले से, फिर उसके बाद नहीं किया। बिना केबल? बिना कोई हार्नेस वार्नेस। डर नहीं लगता है? हाँ मेरी तो बहुत फटती है हाँ मतलब मुझे बहुत डर लगता है। हाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने प्रॉब्लम को कभी अपने काम में आगे नहीं आने दिया। मेरे लिए प्रॉब्लम अपनी जगह रहे, काम तो करना ही पड़ेगा ना, पैसे ऐसे तो मिलते नहीं है, आसान नहीं है। केबल के साथ तो बहुत की है, 30 वाले से भी की है। केबल के साथ तो हो ही जाता है ना, लेकिन डर तो लगता है तभी भी। सिंगल केबल से जंप मार के बिल्डिंग से बाहर जाना, गिलास ब्रेक करना, ये सब बहुत एक्साइटेड होता है मेरे लिए। हाँ। और ये बताइए कि और इससे ज्यादा डिफिकल्ट काम क्या है आपके लिए? बॉडी फायर शॉट बहुत डिफिकल्ट है। पानी के अंदर बहुत डिफिकल्ट है। बॉडी फायर कम लोग ही दे पाते हैं, क्योंकि बॉडी फायर ऐसा होता है कि एक बॉडी को आग लगी है। एक बार आपका चेहरा जल चुका है? तो एक बार नहीं, मेरा 2-3 बार चेहरा जल चुका है। 2-3 बार मैंने बहुत दवाइयाँ ये वो, मेरा पूरा फेस का वाट पूरा खराब हो गया था। फिर और पानी का काम बहुत कम, मतलब एक अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे एक एक्सपर्ट होता है पानी में, एक आग में, एक गाड़ी में, एक बाइक में। वो 4-5 चीज़ें मुझे थोड़ी थोड़ी आती हैं मतलब मेरे लिए एक्शन का मतलब होता है 80% तो सब कुछ आना। इतने सारे खतरनाक कामों के बारे में आपने बताया, चलिए अब फिल्मों के नाम याद करके उनकी शूटिंग से जुड़े किस्सों की बात करते हैं। जैसे अभी आपने छावा फिल्म की है। हाँ, छावा में तो इतना कुछ नहीं किया, क्योंकि उसमें लड़कों का ज़्यादा काम था। अच्छा। लड़कियों का बहुत कम। जैसे कि अभी सिटाडेल किया है, फैमिली मैन किया है, हाँ, चेन्नई एक्सप्रेस किया है। चेन्नई एक्सप्रेस की कोई घटना बताइए। चेन्नई एक्सप्रेस तो बहुत ही इंजॉय वाला काम था हमारा। क्योंकि उसमें रोहित शेट्टी थे। रोहित शेट्टी एक टाइम था कि बहुत अच्छा ग्रुप लेके चलते थे उस टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगता था, और हमको बहुत नाम से जानते थे वो। अच्छा। तो उधर चेन्नई एक्सप्रेस में तो हमारा फुल टाइम पास था, गाड़ी का चेजिंग था, मैं दुल्हन बनी हुई हूँ। अच्छा। हाँ, और मेरा दोस्त शाहरुख खान तो उसमें तो सिर्फ गाड़ी में बैठ के ही चलना ही था। गाड़ी चेजिंग हो रही है, ले भाई इधर से उधर, उधर से इधर, नीचे से जा रही हो। मेरा दोस्त बोलता था क्या हुआ? अरे मैं कुछ नहीं हुआ। बस तू क्यों थक रही? मतलब ऐसा पकड़ के रखना पड़ता था ना कि इधर से उधर, इधर उधर। तो बहुत सब अच्छे, मतलब फुल अच्छा ग्रुप था उस टाइम। जब हम सर के साथ, रोहित सर के साथ हम जब पिक्चर कर रहे थे, तब वो ग्रुप बहुत ही ज्यादा अच्छा था। आप थोड़ा नहीं रहा, बट उस टाइम बहुत अच्छा था। अच्छा। फिर दिलवाले पिक्चर की, फिर ये दे धनाधन, फिर रोहित शेट्टी की ये अपना गोलमाल, सिंघम में ऑटो रिक्शा चलाया मैंने। अरे वाह। पहले तो रोहित सर पूछ रहे थे तुझे ऑटो चलाना आता है? मैं आता है ना सर। पहले वो मेरे पीछे बैठे और मुझे बोला अभी चला। पहले उनको एक पूरा राउंड दिलवाया मैंने। अरे वाह। फिर उसके बाद मैंने शॉट दिया। क्या बात है, उड़ाना था? नहीं, वो एक सीन है ना जो बोलती चल तावड़े, वो पीछे लगती है सिंघम में करीना मैम, तो वो तभी मैंने किया था। तब सर मुझे बताए चल पापे मतलब मुझे प्यार से बोलते हैं पापे। अच्छा। तभी भी ग्रुप बहुत अच्छा था उनका, एक नंबर। मतलब उनके जैसा मुझे ऐसा लगता था कोई डायरेक्टर है नहीं। ठीक है, अभी बड़े लोग ज्यादा थोड़े बड़े हो गए। और शाहरुख के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? शाहरुख सर तो ह्यूमन है, मतलब ऐसे है ना, मतलब ह्यूमन बीइंग ऐसा, जैसे वो तो सलमान का है, मतलब ऐसे इंसान है ना वो कि किसी को हर्ट नहीं होने देते।
मोहब्बत से रहते हैं। कभी भी उनका थोड़ा सा धक्का भी लग जाता है ना शॉर्ट में, जैसे भीड़ में भाग रहे हैं, वो रिटर्न आते हैं और वो आदमी को कैसे सोचो, उनको याद है कि इसको ही लगा था जैसे कि मुझको उनका एक बार धक्का लग गया था। अच्छा, मैं सोचा चल ठीक है कोई बात नहीं। वो वापस यूटर्न मार के आए मेरे पास और पूछने आए, बेटा ठीक हो, ज़्यादा तो नहीं लगी? अरे मैंने नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। यू आर इन एक्शन? मैं यस सर। कुछ चाहिए? डॉक्टर को बुलाऊं? अरे मैं नहीं सर, इतना सा एक तो धक्का लगा है। मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग है। प्यारे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनसे सीखना चाहिए अपन को कि मोहब्बत कैसे की जाती है बात, या मोहब्बत से किसी से पूछा कैसे जाता है। ऐ काश कि हम वो लेकिन गुनगुनाना पड़ेगा। हाँ आता है मुझे। हाँ तो गाओ। ऐ काश के हम होश में अब आने ना पाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए। क्या बात है, सुनते हैं। यस। शाहरुख की इतनी सारी बातें हुई, सलमान भाई की बातें करते हैं। सलमान भाई भी तो फैंटेस्टिक आदमी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जहाँ तक वो लोगों की मदद करते हैं, उनके ऑफिस के, उनके घर के नीचे उनका ऑफिस है। उनकी मदद करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए उनके डैडी उधर ऑफिस में बैठते हैं सैटरडे संडे। अगर किसी को नहीं मालूम तो मेरे से सुनो कि बांद्रा में उनके नीचे एक ऑफिस है, वो ह्यूमन बीइंग का। उनके डैडी लोगों की मदद करने सुबह 5 बजे से लेके 11 बजे तक वहाँ लोगों की मदद करने बैठते हैं। सही है। लाइन लगानी पड़ेगी सुबह 5 बजे जाके। उधर उनके डॉक्टर भी बैठे हैं कि अगर जो भी प्रॉब्लम होती है वो उनका डॉक्टर बताता है कि जेन्युइन है तो पूरा खर्चा करते हैं। हाँ। और कौन कौन सी फिल्में की सलमान के साथ? ये क्या नाम है यार, वो ये क्या आई थी ना एक, अरे वो मामा मामा वाली पिक्चर कौन सी आई थी यार, सुल्तान। अच्छा, सुल्तान की है सलमान सर के साथ। यार सुल्तान तो कुश्ती वाली फिल्म थी। नहीं, हम लोग थे ना मैंने क्या बोला, एक्शन का मतलब डबल नहीं होता है। पब्लिक जो सर भाग रहे हैं उनके बीच में जो लोग भागने, वो हम ही होते। अच्छा, क्योंकि पब्लिक अगर नहीं हटी, उसको देख के एक्साइटमेंट में होगी तो ठोकर लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हमको मालूम है कि हमको उस टाइम क्या करना है, कि मुझे यहाँ से निकलना है टोकरी लेके, या मुझे यहाँ से रेडी लेके निकलना है, तो वो हमारा काम है। कैसा रहा आम पब्लिक नहीं कर सकती। कबीर खान के साथ वो एक्सपीरियंस? कौन सा? सुल्तान का। सुल्तान, हाँ बहुत अच्छा था। सर तो हमारे साथ ही साथ बैठे रहते थे उधर ही। अच्छा। वो सुल्तान की है, भारत की है, ये कौन सी आई थी लॉकडाउन से पहले, भाईजान, कौन सी? भारत ही तो आई थी। नहीं और भी थी एक, यार पिक्चरों के नाम ना मुझे याद नहीं रहते। बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान, फिर उससे पहले भी एक थी, वो सब हम लोग ने की है। तो सलमान सेट पर शरारती होते हैं या शांत होते हैं? शांत है। अच्छा। शांत, शरारती सिर्फ एक ही आदमी है जिसका नाम है अक्षय कुमार। अच्छा। बहुत ज्यादा शरारती है, उनसे करवा लो मस्ती जितनी करवा ले। दे धनाधन में जो वो मस्ती कर रहे थे, पानी, पूरे पानी में ही शॉट थे ना हमारे। हाँ, वो पूरा बह जाता है सिंगापुर का, वो सब हमने बॉम्बे में किया। अच्छा, उन्होंने बहुत बदमाशियां की? अरे बहुत करते हैं वो, मतलब सही है, मजा आता है उनके अच्छा। साथ काम करने। अक्की सर की तो एक अच्छी सी चीज़ बताना चाहूँगी मैं, बताइए। रेडियो में, कि उनका इतना बड़ा दिल है, क्योंकि उनने जो हमारे लिए रिस्पेक्ट में एक इंश्योरेंस अपनी पैसों से किया है 6-8 साल से। उनने फ्री में हमारा इंश्योरेंस किया है हमारे स्टंट यूनियन को। ओके। क्योंकि जो कि वो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हमको इंश्योरेंस नहीं देती है, क्योंकि एक्शन वालों को कोई इंश्योरेंस देता नहीं, क्योंकि हम अपने हाथ से ये सब करते हैं। तो अक्षय जी ने हमारे लिए किया है, आज तक जारी है, आगे उनका काम चलता रहे, भगवान करे बहुत, तो ये सब जारी रहेगा। अच्छा। इसलिए उनके लिए बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि अक्षय सरों ने एटलीस्ट हमारे बारे में सोचा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक्शन करके जो हम लोग निकल जाते हैं, उनका फ्यूचर बहुत अलग रहता है। उनकी जो आफ्टर 40 के बाद जो कमर, हाथ, पैर, गर्दन, घुटने, वो किसी काम के रहते नहीं है। हाँ। वो ऐसा लगता है कि हम पैसे कमा रहे हैं, हम अपनी बहुत मेहनत के पैसे कमा रहे हैं। फायर शॉट होता है, और आधे से ज़्यादा तो वो जो प्रेशर होता है एक अच्छा स्टंट करने का, हार्ड स्टंट करने का, वो इंसान ज़िंदगी भर जो लेके चलता है, उसके लिए उनने, अक्षय जी ने सोचा, तो भगवान
उनको बहुत तरक्की दे, उनके बच्चे खुश रहें सबसे पहली बात, क्योंकि माँ बाप तभी खुश होते हैं जब उनके बच्चे खुश रहते हैं। क्या बात है। क्योंकि उनके बच्चे बहुत खुश रहें, सेहतफुल रहें, इतनी दुआ है, मतलब हम मेरे एसोसिएशन की तरफ से तो दुआ है। तो थोड़ा सा गुनगुनाओ आप ये गाना। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। कितना ही आता है। क्या बात है। अच्छा, अभी फैमिली मैन जैसी ओटीटी सीरीज भी आपने की है, हाँ जी। उससे जुड़ी यादें बताइए। हाँ, फैमिली मैन में बहुत अच्छा है, राजन डीके हैं सर, जो दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस और फैंटास्टिक लोग हैं। उनका ग्रुप भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। तो उसमें मैंने जीप वीप चलाई है। उनने मुझे एक चांस भी दिया था फर्स्ट एपिसोड में एक्टिंग करने का भी, हाँ हाँ। क्योंकि मुझे एक्टिंग का भी बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 17 साल का एक्सपीरियंस हो गया ना अभी, तो मुझे मालूम है क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जब सेटरडे आया राजन डीके सर का, हाँ। उसमें भी उनने मुझे बहुत एक्शन का चांस दिया, जिसमें एजाज गुलाब हैं जो हमारे इंडियन स्टंट डायरेक्टर, उनने किया है। तो उसमें फाइट बहुत कुछ सीखने भी मिला। फैमिली मैन में भी मुझे बहुत सीखने मिला, क्योंकि जो फाइट की रेसेस होती थी उसमें हम बहुत कुछ सीख लेते थे। हाँ हाँ। तो ये सब हुआ। बाकी तो सबके जो जितना काम करती हूँ मैं सीखती हूँ, कोई भी मैं चीज़ खाली नहीं जाने देती। अच्छा, ये बताइए कि इतने फिजिकली चैलेंजिंग काम के लिए अपने आप को फिट रखने के लिए गीता क्या करती हैं? हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि फिट रहना बहुत ज़रूरी है, मेंटली भी और शरीर से भी। मैं अपने आप को हमेशा स्टेबल रखती हूँ, ज़्यादा वजन बढ़ने नहीं देने का। एक्सरसाइज पहले करो, करो ही करो, एटलीस्ट हफ्ते में 4 बार तो करो। जिम जाती हैं? जिम जाती हूँ, योगा, लॉकडाउन में तो हमने बहुत कुछ किया था। फिर उसके बाद में अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम बीत गया कि मैं आज नहीं कर पा रही हूँ, तो रनिंग कर लो। मतलब चीज़ों को वो मत करो कि आज ये नहीं किया तो दूसरा नहीं करना है। जैसे आज मैं जिम नहीं जा पाई तो रनिंग कर लो, 45 मिनट, 1 घंटा वॉक कर लो। ये सब चीज़ें मेंटेन रहनी चाहिए। खाना पीना अच्छा खाओ। डाइट का मतलब खाना नहीं खाना नहीं होता है। फल फ्रूट, अंडे शंडे, चिकन विकन खा लो, घी खाओ, सबसे बड़ी बात, हर एक खाने में घी डाल के खाओ। सब लोग तो कहते हैं कि घी से वजन बढ़ जाता है। पता नहीं यार, ये आजकल बहुत कुछ आता है नया नया, तो क्या बोलूं, लेकिन घी खाओ हर एक। मैं तो आज तक घी के बगैर रोटी मुझे जमती ही नहीं है। हम तो नहीं मोटे हुए, नहीं, ये सब बातें एकदम फिट है। हाँ, ये सब बातें हैं। पहली बात तो अच्छी तरह घी खाओ, खाना उस हिसाब से खाओ, फालतू चीज़ें कम खाओ ना, घर का खाना ज़्यादा खाओ। और अगर ज़्यादा खा लिया तो एक दिन स्किप कर लो, मेंटेन करो, बैलेंस करो लाइफ। लाइफ में तो बैलेंस ही सबसे बड़ा, जो बैलेंस करने सीख गया वही सब कुछ है, चाहे वो खाने में हो, रिश्तों में हो, या वो कहीं भी काम में हो, पैसों में हो। बैलेंस सबसे बड़ी चीज़ है। जिंदगी में इतना स्ट्रगल और इतनी कामयाबी देखने वाली गीता मेंटल बैलेंस कैसे बनाती है? बना लेती हूँ यार मैं। कैसे? कभी कभी काम नहीं होता कितने कितने महीने, तो भी फिर मैं बोलती जान दो, कहाँ मेरे पास एक खुद का गिलास नहीं था, आज भगवान की दुआ से है। तो जब वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे ना। तो वो मेंटल स्थिति बना लेने का क्या होता है, देखो क्या मैंने हमेशा अपनी इंटरव्यू में कहा है कि 2-3 चीज़ें लाइफ में पकड़ के चलो। सूरज गिरता है तो उठता ज़रूर है, टाइम लग जाता है बट होता है। हार के बाद जीत तो कन्फर्म है। अपन हारने के बाद बोलेंगे नहीं रे अपन से होने ही नहीं वाला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 10 बार हारो, 11वीं बार जीतेंगे अपन। ये मैंने अपना, ये सब जो भी मैं बातें करती हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस वाली करती हूँ। मैंने कभी भी फ्लो में या हवा में कभी कोई बात ही नहीं की है, क्योंकि ये सब मैंने झेला है, ये सब मैंने एक्सपीरियंस करके ही आज मैं गीता टंडन हूँ। नहीं तो कोई गीता टंडन ऐसी बहुत पड़ी होंगी बेचारी। और ये नहीं है कि मैं एक बात भी बोलूँ कि मैंने बहुत ऐसा किया है जो दुनिया में किसी ने नहीं किया, ये सब फालतू बातें। मैं जैसी और भी बहुत औरतें होंगी, शायद वो उभर नहीं पाई, वो शायद डर जाती होंगी, शायद उनको किसी का सपोर्ट चाहिए, शायद सहारा ढूंढ रही होंगी, या वो फोकस में आ नहीं पाई हैं, है ना। मैं आ गई हूँ इसलिए शायद गीता टंडन हूँ। मेरी जैसी बहुत औरतें हैं बेचारी स्ट्रगलर, जो पता नहीं कहाँ गुम हो गई होंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो गुम नहीं हुए, वो ज़िंदगी में बहुत तरक्की करें, बस कभी भी डरना नहीं किसी से।
क्या बात है। अच्छा, गीता टंडन के बेस्ट फ्रेंड भगवान हैं। हाँ, ये वो- कब से हैं? मेरे बचपन से ही भोलेनाथ भगवान है। अच्छा। भोलेनाथ में मतलब जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मैं सोचो अभी मैं इतनी बेकार हूँ, पहले जब मैं छोटी थी ना, सुबह 7 बजे उठ के नहाती थी। हमारे एक छोटा सा मैंने लोटा रखा हुआ था, तो उसमें ना मैं वाइट फूल डालती थी। जब तक मैं भोलेनाथ को पानी नहीं चढ़ाती थी, मैं चाय भी नहीं पीती थी। ये मम्मी ने सिखाया था? नहीं, पता नहीं, मुझे अपने आप ऐसा लगता था कि भोलेनाथ मतलब भोलेनाथ मतलब मेरे साथी हैं, ऐसा लगता है मुझको। इतनी सारी प्रॉब्लम आई तो सब उनको बताई? एक एक बात बताई मैंने, जो गलती की है वो भी बता देती हूँ मैं। क्योंकि अगर जब मैंने कुछ किया, अरे भगवान ये ना मुझसे थोड़ा सा गलत हो गया है, तो देखो अभी मेरा मन साफ है, वो तो आप जानती हो। मैं सामने वाले को चाहे एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ, एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँ, आप समझ गए ना, बात खत्म। क्योंकि आजकल पता दुनिया कैसी है, बहुत बेकार है, बहुत ही बेकार है। झूठ तो ऐसा बोलती है ना कि बच्चे की कसम हो या भगवान की कसम हो, उनको ऐसा लगता है कि ये सब एक फैशन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है फैशन विशन नहीं है, कसम वसम असली होती है। कसम नहीं खाने का, तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो। जो अपने आप से सच नहीं रहता ना, वो किसी और से भी नहीं रह सकता, मेरा मानना है ये। तो मैं ऐसा कभी भी बात करती हूँ कि भगवान मुझसे ये गलती हुई, अभी क्या करूँ। फिर मुझे ऐसा फील आता है कि भगवान बोलते पीछे तो जा नहीं सकते, तो आगे ये गलती मत करना। होता है ना ऐसा? बिल्कुल। क्योंकि रिवर्स तो भगवान ने कभी रखा ही नहीं है। तो अगर वो पीछे नहीं जा सकती हूँ ना, तो वो पीछे को याद रख के आगे अगर तूने दोबारा किया, तो इसका मतलब तू नाटक कर रही है। इसलिए फिर मैं वो करती ही नहीं हूँ। जिंदगी में कभी जब दुविधा आई, दो रास्ते थे, ये करूं कि वो करूं, तो भोलेनाथ से कहा, फिर रास्ता कैसे निकला? कुछ नहीं यार, मैंने बहुत भोलेनाथ से बात की है। रोना भी आता है कि कभी कभी काम नहीं होता, कितने कितने दिन महीनों महीनों काम नहीं होता है। और मुझे काम से बहुत लगाव है, शायद कम होना चाहिए बट लेकिन मुझे है। तो भगवान को बोलती हूँ, देखो दुनिया तो नहीं समझने वाली, दुनिया क्या गिव एंड टेक हो गई है आज के टाइम पे। वो नहीं, वो मेहनत की कीमत नहीं, आज के टाइम पे मेहनत की कीमत नहीं है। आज के टाइम पे दिखावे की कीमत है, गिव एंड टेक। चाहे वो सही तरीके से हो या चाहे वो गलत तरीके से हो, लेकिन वो ही चल रहा है। और झूठ तो ऐसे ही चलता है जैसे पानी बह रहा है, ऐसा झूठ चलता है। तो भगवान को बोलते, देखो भगवान, मैं दूसरे को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आपको कर रही हूँ मैं ये बात कि आप ही समझ जाओ। क्योंकि मेरे लिए भगवान ही है, कोई अपना ऐसा है नहीं मेरा इस दुनिया में बोलने के लिए, बस बच्चे हैं जो, उसके अलावा मुझे ऐसा कोई है नहीं मेरा कि जिसको मैं बहुत दिल से बोलूँ ये अपना है। रिम झिम गिरे सावन, वो क्या मेल, बात है। मेल वाला, लेकिन अच्छा, वो मुझे बहुत पसंद है। जरूर सुनते हैं। यस। मंजिल फिल्म का गाना है। हाँ, अमिताभ बच्चन और मौसमी मौसमी चटर्जी। चटर्जी। क्या बात है, क्यों पसंद है ये गाना? पता नहीं यार, कभी भी बारिश आती है ना, मुझे वो गाना सुन के ना ऐसा मन में ऐसा लगता है कि हाय ये गाने में ऐसा क्या है यार। कभी ऐसे बारिश में चर्चगेट के इलाके में हाँ जाओ? हाँ, मैं यही गाना सुनती हूँ अपनी गाड़ी में या चलते चलते। अगर नहीं कुछ है तो मैं खुद गा लेती हूँ बारिश में, क्या बात है। अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा गुनगुनाइए फिर। मैं सिंगर थोड़ी ना हूँ। अब लेकिन बात निकली है तो गुनगुनाना तो मैं पड़ेगा। अपना एक फेवरेट सॉन्ग जरूर सुनाऊंगी आपको, अच्छा, जो मेरे फीलिंग के साथ है। लेकिन अभी रिमझिम गिरे सावन सुनाओ। अच्छा ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। अमिताभ बच्चन वाला, मुझे मेल सिंगर ज़्यादा सुनना अच्छा लगता है। बिल्कुल ठीक है। रिम झिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगी आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। बस। क्या बात है, क्या बात है। सुनते हैं। ये गाना तो सुना, लेकिन जब आप अकेली होती हो या जब बहुत सारा वक्त होता है, तब कौन कौन से गाने गुनगुनाती हो? मुझे गाने का ऐसा कुछ फेवरेट चीज़ें नहीं है, गाना जो मुझे पसंद आ जाए। जैसे कि उड़ता पंजाब का एक कुड़ी, क्या बात है। लैला मजनू का तुम नजर में रहो, वाह वाह ये वाह। सब गाने, ये मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे यही गाना सुनना है। मैंने सुना है आप विविध भारती बहुत सुनती हो। हाँ, मैं गाने बहुत मैं विविध भारती, मैं एक्चुअली रेडियो बहुत सुनती हूँ। अच्छा। मुझे जब मैं पहले स्ट्रगल करती थी, तब मेरे पास छोटा सा फोन होता था,
अच्छा। मैं जब ट्रेन से ट्रैवल करती थी तो मैं सिर्फ एफएम सुनती थी। हाँ हाँ मैं जमा किए हुए गाने नहीं सुनती थी, हाँ। क्योंकि उसमें ना बातचीत भी बहुत होती थी कि आज इधर ट्रैफिक है, आज ऐसा हो गया है, आज वो हो गया है, मतलब बहुत सी चीजें पता चल जाती थी। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताना कि खतरों के खिलाड़ी जैसा सीरियल करने का अनुभव कैसा रहा था, क्योंकि वो एक रियल लाइफ शो है। हाँ, खतरों के खिलाड़ी जो सच्ची बताऊं तो मेरा एक सपना था जो भगवान ने एक चुटकी में पूरा कर दिया। कैसे क्योंकि जब हुआ? अक्षय सर करते थे तो मुझे ना, मैं मन में सोचती थी कि मैं कभी जा पाऊंगी क्या भगवान। तो एक दिन अचानक से मैं अपने ऑफिस से आ रही थी अंधेरी से, बस में गई, मुझे फोन आया कि गीता खतरों के खिलाड़ी करेगी क्या, फियर फैक्टर। हाँ। मैं करेगी मतलब किस टाइप में करेगी, बोलते एज अ कंटेस्टेंट। मैं क्या बात कर रहा है, मेरा एक दोस्त था वहां पर, हाँ। मैं सच बोल रहा झूठ बोल रहा है, बोलते अभी आ सकती है। मैं बस से नीचे उतरी वहां से ही और ऑफिस पहुंच गई। वाह वाह वाह। फिर वो लोग ने मुझे एक चांस दिया। फिर हम लोग साउथ अफ्रीका गए थे। अच्छा। मेरे लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। अच्छा लगा था बहुत, आर्टिस्ट लोग के साथ कंटेस्टेंट रहना, मतलब स्टंट करना अपने लिए, अच्छे छोटी छोटी चीज़ें ऐसी है जो बहुत ज़्यादा दिखती है आसान है लेकिन होती नहीं है, ये सब करना, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक और सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो ये था कि मैं आउट ऑफ इंडिया पहली बार गई थी, अच्छा। साउथ अफ्रीका। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शोहरत कितनी बढ़ी उससे? देखो ऐसा लगता है अपन को कि अपन ने एक रियलिटी शो कर लिया तो शोहरत बढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ शोहरत नहीं बढ़ी मेरा। हाँ, बस एक दो इंटरव्यू हुए और मेरे काम की जगह मेरा काम कम हो गया। अरे। लोगों को लगा कि मैं बहुत बड़ी बन गई हूँ कि तो ये नहीं आएगी, ऐसे लोगों को बहाना मिल गया नहीं बुलाने का। ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैंने तो किसी को नहीं बोला था कि मैं काम नहीं करूँगी। मैं तो आज तक काम कर रही हूँ। तो लोगों को एक बहाना मिल गया था। थोड़ी पार्शलिटी जिसको बोलते हैं वो ज़्यादा होती है हमारे यहाँ काम में। अच्छा, बाकी स्टंट वुमेन से किस तरह के रिश्ते हैं? देखो स्टंट वुमन देखा जाए तो आजकल लोग सब शौक पे आ रहे हैं, असली स्टंट वुमेन नहीं है। अच्छा। ये सब टाइम पास करने वाले स्टंट वुमेन्स आते हैं, ये फोकस होके नहीं आई है। ये सिर्फ पैसा कमाना है तो आ जाओ, ऐसा है। बाकी ऐसा कुछ पहले की थी, उन्हें अपना पूरा जिंदगी दी। आज के टाइम पे सिर्फ हीरोइन बनना है तो इंडस्ट्री में घुसना है तो एक बार स्टंट वुमेन बन जाओ, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि स्टंट वुमेन बनने के बाद हीरोइन कोई बनता नहीं है। मतलब बस इंडस्ट्री में घुसने के लिए, पैसे कमाने के लिए, ऐसे बहुत लोग आए हैं। और एक्टिंग का जो एम्बिशन है हाँ बहुत है। वो जल्दी पूरे होने वाला है? कुछ हो रहा है ऐसा? पता नहीं यार, मैं तो सबको बोलती हूँ कि ऐसा, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग, मतलब डायरेक्टर मुझे जानते हैं तो मैं उनको अपना बोल देती हूँ कि सर कोई एक्टिंग होगी तो मुझे याद से बता देना। तो मैं चाहती हूँ मैं एक्टिंग करना। डीके सर ने एक बार मुझे एक्टिंग का काम दिया था एज अ फैमिली मैन में। तो पहला एपिसोड था मेरा, तो उसमें एक्शन भी हो गया, एक्टिंग भी हो गई। वैसे छोटी छोटी की है एक्टिंग, लेकिन मुझे कोई एक अच्छा बेस वाला एक्टिंग चाहिए। मैंने आपको गाड़ी चलाते देखा है तो कार चेजिंग और बाइक रेसिंग और ये सब करते हुए कितनी सनसनी रहती है? सनसनी नहीं है, एक क्रेज रहता है, पता नहीं क्या है एक अंदर। जब स्टीयरिंग पे होती हो तो क्या चल रहा होता है मन में? पता नहीं यार, ऐसा ना रास्ते पे ऐसे चलाती हूँ, ऐसा लगता है कि भगाऊं। बच्चे लोग बोलते हैं अरे मम्मी शूटिंग पे नहीं हो आप, रुको थोड़ा आराम से चलाओ। पता नहीं, ऐसे गाड़ी आती ना मेरे कान में ऐसे होता है, यस टर्न मार, इधर टर्न मार, ले चेज कर 100 की स्पीड, अभी ये ले, इसको बस आ रही है, इसको टर्न मार। मेरे दिमाग में यही चलता रहता है। मतलब जैसे शूटिंग पे हो वैसा? हाँ यार, तो लेकिन मैंने कंट्रोल किया है थोड़ा। एक वैसा हुआ है, कट विट मार दिए, बच्चे लोग बोलते हैं अरे आपके साथ बैठना ही नहीं है हमको, डर जाते हैं। अच्छा। अच्छा, इतना स्ट्रगल आपने जिंदगी में देखा है, आज बच्चे अपनी जगह पर हैं, कितना गर्व है, क्या ख्यालात हैं दिल में? देखो एक मेरी नज़रों में एक बात है, एक कोई भी वुमेन, एक औरत, इंडियन औरत जो भी है, कुछ तरक्की करके अपने बच्चे पढ़ा के जब एक जगह पे खड़ी रहती है ना, वो सिर्फ वो जो एहसास है उसी औरत को मालूम है। क्या बात है। वो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है पता है, और मतलब पता नहीं कौन सी एक धुनकी में रहती है वो औरतें इंडिपेंडेंट, जो सिर्फ अपनी एक जागृति की ही पीछे पड़ी रहती हैं। वो बहुत अच्छी लगती है मुझे औरतें, जो
और इंडिपेंडेंट होने के बाद तुम घर नहीं संभालो, ये गलत है। औरत को बनाया गया है घर के लिए, एक घर की लक्ष्मी। तो अगर तुम इंडिपेंडेंट हो तो तुम घर भी वैसा ही संभालो। तुम ऐसा मत बताओ कि मैं कमा रही हूँ तो मैं घर नहीं संभालूंगी। जब भगवान ने हमको ये नूर दिया है ना, तो ये नूर का पालन करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो तो तुम्हारा चॉइस है। तो इसलिए वो औरत का जो एक मतलब वो जो एक खुशी होती है ना, हैप्पीनेस क्या बोलते हैं उसको, वो बहुत अलग होता है। वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अच्छा, आपने ये प्रॉमिस किया था कि एक गाना हाँ आप अपने मन से गाएंगी। हाँ और क्या बोला था, एक्सप्रेशन वाला गाना है। हाँ, वो मेरा बहुत पसंदीदा गाना है। तो हो जाए वो। लगता है मुझे इसके बाहर जाने के बाद सिंगिंग का काम मिलने वाला है क्या, या तो लोग बोलेंगे भाई इसको बंद कर। हाँ, एक गाना है जो मुझे वैसे भी याद भी हो गया, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। कौन सा? उड़ता पंजाब पिक्चर का गाना है, आलिया भट्ट का। हाँ हाँ हाँ। शायद बहुत से लोगों को पसंद भी आता है वो, और मैं हर जगह वही गाना गाती हूँ क्योंकि मुझे गाना ही वो याद है। क्या बात है, गाएं? बिल्कुल। ठीक है। एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। सूरत उस दी परियां वर्गी, सीरत दियो मरियम लगदी। क्या बात है। हंस दी है ता फूल चढ़ देने, तुर दी है ता गजल है लगदी। वाह। मेरा फेवरेट सॉन्ग है। क्या बात है, बहुत प्यारा। अच्छा, ये गाना सुनते हैं अभी तो। ओके। इतनी बड़ी बड़ी हीरोइनों के बॉडी डबल किए हैं, दीपिका के, कैटरीना के, आलिया के, ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय के। इन लोगों के साथ कम्युनिकेशन रहा है, इनकी कोई तारीफ मिलती है? देखो, आज से 5-6 साल पीछे पीछे अगर जाएंगे हम, तो बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी आर्टिस्टों में। जैसे करीना मैम, जैसे कि बहुत सी, मतलब जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, बहुत खुल के बात हो जाती थी। अच्छा। अब ऐसा सिस्टम आ गया है ना, पीआर ये वो 5-6 चमचे आगे पीछे रहते हैं जबरदस्ती के। अच्छा। तो वो बातचीत थोड़ी कम हो गई है। लेकिन पहले होती रही बहुत होती थी। मतलब आर्टिस्ट लोग इतना अप्रिशिएट करते थे, इतना अप्रिशिएट करते थे कि आपको मैं क्या बताऊं। जॉन इब्राहिम सर, मतलब जिसके साथ भी मैंने काम किया है, चाहे वो छोटे या टीवी सीरियल हो या कोई भी हो, बहुत सी बातचीत होती थी। आज भी होती है, नो डाउट, बहुत सी बातचीत होती है। लेकिन कभी कभी जो आजू बाजू वाले चमचे होते हैं ना, वो आजू बाजू में कुछ ज़्यादा ही रहते हैं, मक्खियों जैसा। लेकिन ठीक है, हमारे से तो उनको बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक्शन तो मैंने किया है, मुझे उनको समझाना है। बिल्कुल। लेकिन पहले जैसे शॉट के बाद भी बातचीत होती थी, अभी वो कम हो गई। अभी थोड़ी कम हो गई कि अभी आज ये पीआर सिस्टम जो नया तमाशा पकड़ के रखा है लोगों ने, ये मीडिया वीडिया ये वो सब जो क्या बोल सकते हैं उसको, वो सब कुछ। तो उसमें कॉन्वर्जेशन आज भी ऐसे हैं, आज भी ऐसे आर्टिस्ट हैं जैसे गुलशन देवैया, अश्मित गुलाटी, गुरमीत चौधरी, जो है छोटे छोटे जितने भी, मतलब बहुत अच्छे एकदम टैलेंटेड आर्टिस्ट, जैसे कि क्या नाम है इनका, पताल लोक वाले जो हैं, वो मनोज बाजपेयी, और दूसरे जो अभी अहलावत। हाँ, आए हाय क्या बात है उनकी। तो ये लोग से तो बहुत ही अच्छी तरह बातचीत हो ही जाती है जी। मनोज बाजपेयी से एक बार बात करो ना, बस सर तो गाने वाने पुरानी स्टोरी स्टार्ट हो जाते। और बहुत सी जो पुरानी आर्टिस्ट हैं, वो बहुत, मतलब उनके साथ अगर एक बार बातचीत हो जाए ना, तो पुरानी बातें कि आपने वहां पर किया था बेटा, पहले तो वैसा सिस्टम था, आज वैसा मतलब आज के दौर पे इंडस्ट्री थोड़ी अलग हो गई, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा, 80% अलग हो गई। समांथा के साथ कैसा अनुभव है? बहुत अच्छी हैं, हिंदी थोड़ी कम आती है ना उनको, लेकिन कॉन्वर्जेशन जब भी जो भी होता है बहुत अच्छा होता है। कि वो मुझे कभी वो भी बहुत फिटनेस वाली है। हाँ, 100% फिटनेस वाली है। सीताडेल में उनने ही ज़्यादा से ज़्यादा की है। तो
उनसे भी जब भी कोई बात होती तो ऐसा कभी बोलती हैं कि वी आर वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप, मतलब वो बोलना चाहती हैं कि फैमिली मैन, सिटाडेल, फैमिली मैन 2, तो और फिर ऐड जो भी उनकी ऐड वैड भी होती तब भी वो बुलाते हैं। बिल्कुल। तो वो ऐसा कहना चाहती है कि वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप ना गीता। मैं यस मैम, थैंक यू फॉर यू, थैंक यू, मतलब आप मुझे हमेशा याद करते हो। ऐसा सही है। ऐसी ऐसी बातें होती हैं बहुत। अच्छा मुझे ये बताइए कि स्टंट की जो दुनिया है वो मर्दों की दुनिया है। हाँ। और उसमें कहीं ना कहीं औरतों को थोड़ा सा सेकेंडरी समझा जाता है। आपने क्या महसूस किया है, कोई बदलाव आया है? सेकेंडरी तो तब होता है जब कोई अपना जज्बा दिखाए नहीं। तो जब औरतें दिखाएंगी नहीं जज्बा, तब तो सेकेंडरी कहलवाएंगी। ठीक है ना। हाँ, ये वर्ल्ड, ये जो एक्शन वर्ल्ड है, एक्शन जो इंडस्ट्री है, वो मैन की ही है। लेकिन कुछ कुछ जो दिखाने चाहती हैं या दिखाने आती हैं तो शायद वो फोकस नहीं हो पाती हैं। लेकिन मैंने अपने आप को बहुत कोशिश की, अपने काम को इतना अच्छे से करूं कि मैं फोकस हूँ, क्योंकि मैं फोकस होना चाहती थी, कि मैं अपने काम को दिखाना चाहती थी कि हर बार लड़के नहीं होते, लड़कियां भी होती हैं। तो मेरी नज़रों में है ऐसा कि वर्ल्ड तो ये मैन का है, बट उसको कंपटीशन देना पड़ता है। तो मैंने जहाँ तक दिया है, आई एम वेरी हैप्पी। तगड़ा दिया है। तगड़ा ही दिया है, एकदम तगड़ा। क्योंकि मेरे दोस्त बहुत तारीफ करते हैं, कभी जो अच्छे हैं वो करते हैं। अच्छा, तो स्टंट वुमेन और फाइटर गीता कब फाइट मास्टर बनने वाली है? मैं तो एक चांस का वेट कर रही हूँ। वैसे तो मैं, मेरे जो दोस्त लोग एक्शन डायरेक्टर हैं, मैं उनके साथ काम करती हूँ एज ए असिस्टेंट। लेकिन मैं चाहती हूँ मैं अपना खुद का करूँ। थोड़ा और समय भगवान ने जब लिखा है, क्योंकि एक लड़की को एक्शन का काम देना किसी ने, देखो क्या होता है, एक वर्ल्ड में कोई चीज़ जो जताए नहीं, तब तक आपको पता, मैं क्या करना चाहती हूँ आपको नहीं पता है ना, आपने कभी सुना भी नहीं है। जब तक मैं नहीं जताऊंगी, कोई एक लेडीज जताएगी नहीं कि उसको करना है, क्योंकि दिमाग तो वही है ना, जो लड़के का दिमाग है वही लड़की का दिमाग है। क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है लड़कियों में, है ना। तो ऐसा मैंने बहुत से लोगों को बोला है कि एक चांस ज़रूर देना, मैं अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करूँगी। वैसे भी तो ऐसे सब चल ही रहे हैं, एक चांस हमको दे दो, शायद हम आगे चल जाए, शायद नहीं जाएंगे तो पक्का आगे। क्या बात है। अच्छा, अब ये बताइए कि गीता टंडन का जिंदगी का सबसे बड़ा एक ख्वाब है, वो क्या है? पता नहीं, ये मैंने कभी भी कोई चीज़ एक फेवरेट नहीं रखी है। लेकिन बहुत सारी हैं, उसमें से एक आज बोलना ही पड़ेगी। हाँ, नहीं, बहुत सारी बोलूँगी। अच्छा। एक मेरा ख्वाब है कि मैं एक सेंटर बनाना चाहती हूँ लेडीज़ के लिए। हाँ, जिसमें हर एक लेडीज़, कोई भी हो वो फिल्मों वाली नहीं, सब। नहीं, सब, मतलब एक आश्रम बहुत बेकार नाम लगता है मुझे। मतलब एक ऐसा हट, गीता हाउस, जिसमें हर एक लेडीज, फिटनेस तो होगी वहाँ पर, जो हर एक, कोई डिवोर्स है जिसके पति नहीं है, कोई बेघर है, कोई अपने बच्चे पालना चाहती है, उनको घर नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी नहीं था। तो ऐसा एक शेल्टर बनाना चाहती हूँ मैं अपनी लाइफ में। लेकिन वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं चाहती हूँ कि कोई एटलीस्ट थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता है, मैं संभाल सकती हूँ, क्योंकि मैं अरबोपति नहीं हूँ कि मैं जगह लेके सब कुछ कर लूँ। मैं चाहती हूँ वो सब करना, और एक्शन डायरेक्टर बनना इसलिए चाहती हूँ कि इंडिया में एक नाम चढ़ जाए, अभी इस बार तो चढ़ जाए, एक्शन डायरेक्टर गीता टंडन। ये बात होके रहेगा, ज़रूर होके रहेगा, वो एक है। बाकी मैं अपनी बहुत फेवरेट हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो फीलिंग या जो जज्बे से मैं काम करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि और भी करे, क्योंकि वो जो खुशी है ना, जो मुझे खुशी है मेरे अंदर से, वो उसको भी होएगी ना, पता चल जाएगा कि क्या मज़ा आता है। क्या बात है। अच्छा, अपने बच्चों के बारे में बताइए। मेरे बच्चे तो फैंटास्टिक है, जितना उनने मेरा साथ दिया है। जो दौर चल रहा है आजकल बच्चों का बिगड़ना, ये सब उनने मेरे साथ बहुत दिया है। पता नहीं, अभी बोलते हैं ना कि वो बच्चे मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे माँ बाप जैसे जो भी है, हम एक दूसरे को ऐसे लेके चले। उनने मेरी चीज़ें समझी, मैंने उनकी चीज़ें समझी, लेकिन उनने ज़्यादा समझी है, क्योंकि मैं उनको माँ का वो लाडो होता है ना, वो दे नहीं पाई, क्योंकि मैं हमेशा उसमें रहती थी कि
भाड़ा देना है, स्कूल की फ़ीस देनी है, कपड़े लेने, दिवाली आ रही है, वो घर का दरवाज़ा टूटा वो ठीक करवाना है, मुझे खुद का घर लेना है। सबसे बड़ा पॉइंट था मेरा लाइफ में। मैं अपने बच्चों को खुद का घर देना चाहती थी, क्योंकि जितने भी भाड़े पे लोग रहते हैं बेचारे, उनके साथ अच्छा होता नहीं है। और आपने वो कर दिखाया। हाँ, मतलब मेरे भगवान ने मुझे सपोर्ट किया और बच्चों ने, इसलिए वो हो गया। मेरे बच्चों की किस्मत की वजह से ही वो होएगा, उनकी किस्मत में लिखा था ये चीज़। फिर बाकी तो मेरे बच्चे ऐसे हैं ना, वो मुझे बहुत दोस्त जैसा समझते हैं, बाकी डरते बहुत ज़्यादा हैं। और थोड़ी सी कमी है कि मैं उनको जो वो होता है ना एक अजीब सा लाड, आजा मेरे बच्चे आजा, ये सब मैं नहीं दे पाई। शायद मैं बाप जैसी रह गई कि कमाओ, हाँ ये कमी पूरी हो गई, वो कमी पूरी हो गई, ये हो गया, चलो सोने दो। मतलब थोड़ा सा मैं ऐसे रहती हूँ। थोड़ा आपने अपने आप को रोक के रखा, हाँ, क्योंकि ताकि बिगड़ने ना पाए। हाँ, क्योंकि क्या होता है, डर रखना बच्चों में ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं घर पे नहीं रहती थी। अच्छा, वो कौन सी बात है जो अब तक बच्चों से आप कह नहीं पाई, आज रेडियो के जरिए कह दीजिए। मैं अपने बच्चों से बहुत, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ उनको। एक मतलब मक्खी की भी प्रॉब्लम नहीं हुई ना, शायद मैं इसलिए इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैं नहीं चाहती कि कोई दूसरा मेरे बच्चों की आंखों में से आंसू आए। और मैं किसी को कोई हक नहीं दिया अपने बच्चों को चिल्लाने का, मेरे अलावा कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो शायद वो मेरी चीज़ें समझे। मैं उनको जो हाउसवाइफ वाला प्यार नहीं दे पाई, उसके लिए थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है। और मैं उनको अच्छे रिश्ते नहीं दे पाई। और एक बाप का होता है ना, एक ये मेरे अंदर एक थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि मैं नहीं दे पाई। मुझे मालूम था कि वो नहीं दे पाऊंगी मैं, क्योंकि दुनिया इतनी अच्छी है नहीं, इतने अच्छे बाप कोई बन नहीं सकता है। तो इसलिए मैं ही माँ और मैं ही बाप हूँ, इसलिए हमेशा मैं डैडी जैसे ही रही हूँ, मैं डैडी बन के ही रही हूँ। तो लेकिन अभी मैं कोशिश करती रहती हूँ जितना टाइम मिलता है। हाँ, और तो कुछ नहीं। अच्छा, अब चलते चलते आखिरी बात यह है कि बहुत सारी लड़कियां स्ट्रगल कर रही होंगी, उनके भी बेस्ट फ्रेंड भगवान होंगे, उनकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम होगी। एक कामयाब लड़की गीता टंडन उनसे क्या कहेगी? देखो, मेरा हमेशा से एक ही बात रही है। पहली बात तो कॉन्फिडेंस ऐसा रहना चाहिए ना कि सिर्फ अपने ऊपर रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस दूसरे के ऊपर का दिखाना नहीं कभी ज़िंदगी में, कि नहीं वो मेरे साथ है। तुम अपने साथ रहो सिर्फ, और डरना तो किसी कीमत पे भी नहीं, क्योंकि अपन जब डरते हैं ना तो दुनिया और डराती है। जिस दिन बोलेंगे ना चल तेरी जो करना कर ले, वो आदमी भी बोलेगा चल, मैं क्या पता वो मुझसे ही डर रहा है। होता है ना ऐसा कि मुझे ऐसा, मैं उससे डर रही हूँ लेकिन उसको अंदर से वो भी डरपोक हो। तो डरना किसी से भी नहीं, भरोसा रखो और जल्दी से हार मत माना करो। हार को भी एक लंबा वो दे दो डिस्टेंस, कि चल तू जितना हराता है हरा, लेकिन मैं नहीं हारने वाली। ये थोड़ा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। बाकी बी स्ट्रॉन्ग, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो। ये जो आजकल मोटे हो जाते हैं, अपना ख्याल नहीं रखती हैं, माँ बाप हैं, चलो शादी तो करनी ही है, ये सब मत रखो। इंडिपेंडेंट रहो। इंडिपेंडेंट वुमेन की बड़ी इज्जत होती है खुद की नज़रों में। दुनिया से मुझे लेना देना नहीं है, वो मेरी इज्जत करे नहीं करे, मुझे अपनी नज़रों में मेरी इज्जत है। बाकी तो बी प्राउड कि एक औरत पैदा हुई हो, क्योंकि उसके पास ही बहुत ऑप्शंस होते हैं। गीता, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया इस इंस्पायरिंग बातचीत के लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।